Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, बात की जा रही है पीएम किसान को लेकर, जिसके बेनिफिशियरीज की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है। देखिए, पीएम किसान के जो बेनिफिशियरीज हैं वो पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें, तो ये 20% यहाँ पर कम हो गए हैं। जो कि अगर हम इस प्रतिशत की बात करें तो पहले ये जो नंबर था ये 10.47 करोड़ था अप्रैल जुलाई में, जो कि अब केवल और केवल 8.12 करोड़ यहाँ पर रह गया है। कारण क्या यहाँ पर हो सकता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ समझ आ रही है, विच इज़ दी सैचुरेशन ड्राइव। ठीक है, जैसे ही आप बात कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, ऐसे में कुछ चीज़ें, ये जो यात्रा है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था लोकसभा के आसपास, और यहीं से हम देखेंगे जो एक गिरावट है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, तो हर बार की तरह हमें पढ़ना है रिलेटेड चीज़ों के बारे में। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर 2019 में। इस स्कीम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है 6,000 रुपये पर ईयर, मतलब 2,000 रुपये के एक तिमाही के रूप में इसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के रूप में, डीबीटी के थ्रू में जितने भी फार्मर्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनके लैंड होल्डिंग का साइज़ क्या है, ये अमाउंट यहाँ पर दिया जाता था। आगे अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली 100% सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम हमें देखने मिलती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर चालू किया गया है। देखिए, हम बात करें अगर कि जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखिए, स्टेट या यूटीज़ गवर्नमेंट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ताकि उनके जो अलग अलग इनपुट्स हैं, एक प्रॉपर क्रॉप हेल्थ यहाँ पर एनालाइज की जा सके, यील्ड मेंटेन किया जा सके। साथ ही यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि लोग जो हमारे किसान हैं, जो किसान भाई हैं, भाई बहन है, जो डायरेक्टली आप देखेंगे मनी लेंडर्स के झांसे में फंस जाते हैं, उससे यहाँ पर इनको बचा के रखना। क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आखिर एलिजिबल कौन हो जाता है, तो देखिए, इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट एक स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर को आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिनका टोटल कल्टिवेबल जो लैंड है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको बहुत अच्छे से चलाया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने पीएम किसान एप्लीकेशन भी यहाँ पर लॉन्च की हुई है, सो दैट जो फार्मर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकें, अपडेशन कर सकें, या जो भी करेक्शन है उसको अपने आधार के हिसाब से यहाँ पर कर सकें। चलिए, बात कर लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ, और यहाँ पर एक सैचुरेशन इन डिलीवरिंग बेसिक एमिनिटीज सर्विस थ्रू द फ्लैगशिप स्कीम की बात की गई थी। इस पर्टिकुलर यात्रा के अंदर क्या जा रहा था, एक नेशन वाइड कैंपेन यहाँ पर चलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक अवेयरनेस यहाँ पर पहुँचाना, ताकि आखिरी व्यक्ति जो है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि जो आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिन तक बहुत सारी स्कीम्स नहीं पहुँच पाती हैं, वो सभी लोग भी इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ सकें, जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है। अवेयरनेस पहुँचाना गवर्नमेंट स्कीम के बारे में इसका सबसे मुख्य टारगेट था। साथ ही यहाँ पर बेनिफिशरी से 1-to-1 इंटरेक्शन करना, उनको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत डिसाइड की गई थी। बात करें अगर हम इसकी शुरुआत की, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। नवंबर 15, 2023 से आप देखेंगे तो जो कि यहाँ पर कोइंसिडेंसली आप देख सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस का भी दिन यही होता है, इसी दिन इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ये यात्रा यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू की जाएगी टिल 26 जनवरी 2024, और इसके बाद एक प्रॉपर जो स्टेट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं इंडियाज स्टेशनरी कोर्स इन शिपिंग वैल्यू चेन। चलिए, समझते हैं आखिर आर्टिकल क्या बोल रहा है। देखिए, यांगत्से रिवर
एक सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करती है जब हम बात करते हैं चाइना की रिच हिस्ट्री को यांगजे रिवर यहाँ पर डिनोट करती है। ऐसे में इंटरट्विनिंग ट्रेडिशन की बात कर लें, मिथ्स की बात करें, कल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में बात कर लें, यांगजे रिवर होल्ड्स द सिग्निफिकेंट प्लेस हियर। आज की डेट में अगर हम बात करें, एक वाइटल लाइफलाइन है ये मॉडर्न चाइना के लिए, जहाँ पर साथ में आपको एक एंशियंट एल्यूर जो है, एंशियंट जो रिच हेरिटेज है, उसको भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे की पूरी जगह का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझना कि हाउ डज यांगजे रिवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू चाइना। देखिए, इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आई गेस आपको यहाँ पर लोकेशन समझनी होगी यांगजे रिवर की। देखिए, जब हम यांगजे रिवर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एशिया की, आप देखेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में, जिसके अंदर बहुत सारी आपको स्पीशीज़ देखने मिल जाएंगी। यांगजे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू चाइना। और अगर हम इसके लेंथ को समझने की कोशिश करें तो 6378 किलोमीटर की लेंथ में ये यहाँ पर आपको देखने मिलती है। कुलुन माउंटेन्स इसका सोर्स हो जाते हैं और येलो सी नियर टू द पोर्ट ऑफ शंघाई आपको इसका माउथ देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यांगजे रिवर आपको बहुत लंबे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे जाती है। देखिए, वही अगर हम बात करें, ये जो रिवर है ये एक बहुत ही कंड्यूट रॉ मटेरियल सोर्स प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग फ्रॉम चाइनीज ओन माइंस इन फार ऑफ द लोकेशन लाइक पेरू एंड अफ्रीका। वहीं यहाँ पर शिप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि चाइना से डेस्टिनेशन आसपास की जितनी भी जगह पर हो वहाँ पर सामानों को पहुँचाने का काम करते हैं। वहीं यांगजे रिवर की हम बात करें तो एक नैरेटिव है चाइना में, चाहे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस रिवर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम इसके स्टैटिक्स को समझने की कोशिश करें तो चाइना और इंडिया एक सिमिलर ट्रैजेक्टरी क्रिएट कर रहे थे अंटिल 1980s, आफ्टर विच चाइना सर्ज अहेड लीविंग इंडिया ट्रेलिंग बिहाइंड। इवोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हुआ है मैरीटाइम का, उससे हमें बाकी की पिक्चर समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हम 1980 तक के दशक तक की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन लेके रखा था ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग, जिसमें चाइना कहीं ना कहीं पीछे था। लेकिन अनलाइक चाइना विच वॉज देन अ माइनर प्लेयर इन द इंटरनेशनल शिपिंग, इंडिया एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड फाउंडेशन क्रिएट कर रहा था। इंडिया के पास ट्रेडिशनल मॉडर्न शिप ओनिंग मशीनरीज थी। साथ ही आप देखेंगे इंडियन नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल टैंकर्स को ले जाने, कमीशन करने और सारी चीज़ों में भी महारत हासिल कर चुके थे। इंडिया बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के कारण इंडिया का मैरीटाइम सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना एंटर होगा शिपिंग एरिना में वो हमसे काफ़ी दिनों बाद, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स इन अगर हम बात करें इंडिया में, वर ऑलरेडी मेकिंग स्ट्राइड इन द इंडस्ट्री डोमिनेटिंग बाय द लार्ज पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज़। इंडिया के शिपयार्ड्स की बात करें तो शिप बिल्डिंग आपको देखने मिली कॉम्पिटिटिवली फॉर द ग्लोबल मार्केट। लेबर की बात करें अगर हम, वहीं आईटी सेक्टर की बात करें तो वो भी इंडिया में काफ़ी अच्छा देखने मिला। इंडियन स्पीकिंग जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस होते थे वो भी आप देखेंगे एक स्थान से दूसरी स्थान पर आसानी से जा सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे में इंडिया के लिए अगर आप देखेंगे तो एक ऑन एन एवरेज हमेशा बढ़िया कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। इंडिया का मेजर फोकस हमेशा रहेगा सी फेयर ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि अपनी ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पर मेंटेन की जा सके। वहीं नेविगेशन की बात कर लें, आर्कटिक आइस क्लास मर्चेंट शिप्स के बारे में बात कर लें, तभी भी इंडिया ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडियंस देखिए, दे हैव इमर्ज्ड अ की प्लेयर इन दी शिप मैनेजमेंट। अपनी एक अडेप्टेबिलिटी को दिखाएंगे, एफिशिएंसी को दिखाएंगे, और ग्लोबल लेवल पर पीपल विल एक्सेप्ट इंडियन शिप मैनेजमेंट कंपनीज। एक आप देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। जहाँ हम बात करेंगे कि इंडियन सी फेयरर एंड मैनेजमेंट कंपनीज कंट्रीब्यूट $6 billion इन द फॉरेन एक्सचेंज एनुअली। इंडियाज टोटल फॉरेन रेमिटेंस अमाउंट 225 बिलियन, जो कि विच इज सरपासिंग चाइनाज ओनली $50 billion। ओके,
लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इंडिया शिपिंग वैल्यू चेन में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। शिप ओनिंग की बात करें, चार्टरिंग की बात करें, फाइनेंसेस, बिल्डिंग, दे स्टिल रिमेन इनएक्सेसिबल टू इंडियंस। स्टेट ओन्ड शिप्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा आप देखेंगे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो नए प्राइवेट शिप्स ओनर्स आ गए हैं, दे आर केटरिंग टू इंडियाज़ ग्रोथ, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक सेकेंड हैंड शिप्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अफोर्डेबिलिटी क्रिएट की जा सके। कॉन्ट्रास्ट करें अगर हम चाइना के स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ, तो देखिए चाइना स्ट्रैटेजिकली ग्रेजुअली यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। चाइनीज शिप ओनर्स की बात करें तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम उनके प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी भी देखेंगे आप तो शिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हम केवल और केवल अगर देखेंगे तो 2 से 5% तक का एक इम्प्रूव यहाँ पर कर पाए हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम शिप बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कारण क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका शिप बिल्डिंग होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नेवल स्ट्रेंथ होगी, और नेवल स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आपका जो पूरे लेवल भर में आपका एक जो परफॉर्मेंस है, आपका जो इम्पैक्ट है, आपका जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये कुछ चीज़ें थी, थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में था, किस तरीके से हमारी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को इस तरीके से कनेक्ट किया गया एंड वाई चाइनीज़ कंपनीज, जापानीज़ एंड कोरियन कंपनीज़ के साथ हमें अभी यहाँ पर compete करना होगा, डिस्पाइट हैविंग कि हमारे पास एक एंशियंट लेवल पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज और हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में थे। चलिए बात करते हैं हाउती अटैक अ थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग। बात करें दिसंबर 23 की, तो दिसंबर 23 में जो रेड सी क्राइसिस है ये इंडियन वाटर्स तक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि लाइबेरिया का यहाँ पर झंडा लगाई हुई अगर आप बात करेंगे एक मर्चेंट वेसल आप देखेंगे, जिसका जो कि केम प्लूटो जिसका नाम है, ये यहाँ पर मैंगलोर की तरफ थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पहुँचने के पहले गुजरात के पोरबंदर से लगभग 271 माइल्स दूर आप देखेंगे ये यहाँ पर टकरा गई। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि इस इंसिडेंट में यमन में जो हौती विद्रोह चल रहा है, इनके द्वारा रेड सी में ये जो शिप आपको देखने मिल रही थी, इस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया गया। ओके, खासकर अगर हम बात करें गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के हमले के जवाब में ये इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिला है। अब इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाता है जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शिप की, तो देखिए केम प्लूटो के अंदर आपको 21 इंडियंस और एक वियतनामी क्रू मेंबर देखने के लिए मिलेंगे, जिनको सक्सेसफुली हालांकि नेविगेट करके मुंबई लेकर आया गया। बट ये थ्रेट कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये घटना केवल और केवल गुजरात के पोरबंदर से 271 माइल्स की दूरी पर हमें देखने के लिए मिली है। एक और वेसल आपको गैबॉन फ्लैग एमवी साई बाबा, जिसके अंदर आपको इंडियंस देखने मिले थे, यहाँ पर भी ड्रोन अटैक आपको सदर्न रेड सी के एरिया में देखने के लिए मिला था। हालांकि इसको सेफली यहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है और अब ये एन रूट हो चुकी है इंडिया के रास्ते में। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक जो रूट है, जो रिसेंट इवेंट्स में अगर हम बात करें तो रेड सी आज की डेट में ड्रोन अटैक, स्पेशली मर्चेंट व्हीकल्स पर, मर्चेंट वेसल्स पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देता है। चूंकि हम रेड सी की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम ग्लोबल कॉमर्स रूट के बारे में बात करते हैं। बल्ब ए मंसब स्ट्रेट की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चोक पॉइंट बन जाता है। लेकिन जब से इज़राइल हमास इशू हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, पूरा का पूरा जो सिचुएशन है स्पेशली इन द रेड सी एरिया, ये यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इस शिपिंग रूट से सबसे ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड आपको देखने मिलेगा
मिलेगा। लगभग 12% जो ग्लोबल ट्रेड है वो रेड सी के थ्रू होकर यहाँ पर जाता है, जिसमें आप बात करेंगे तो सब्सटेंशियल जो पोर्शन है गुड्स का वो लगभग 30% वर्ल्ड कंटेनर शिपिंग के थ्रू ही होता है। रिसेंट अटैक्स की वजह से बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने अवॉइड कर दिया है कि भाई हम रेड सी के रूट से नहीं जाएंगे। इंस्टेड वो यहाँ पर लॉन्गर रूट अडॉप्ट कर रहे हैं बाय सदर्न इंडियन ओशन। और ऐसे में देखिए फ्यूल ज़्यादा लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। सो सपोज किसी चीज़ का प्राइस केवल 2 रुपये था, लेकिन उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज हो गया है वो 20 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो राइट नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे में उनको देखिए अपने वेसल्स को एक बहुत बड़ा राउंड लेकर वाया केप ऑफ गुड होप के थ्रू यहाँ पर मार्केट में एंटर होना पड़ रहा है। इसकी वजह से देखिए कहीं ना कहीं सपोज जो चीज़ आपके पास एक हफ्ते में आ जानी चाहिए थी, अब उसमें 2 से 3 हफ्ते आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो जो कहीं ना कहीं पूरा जो शिपिंग शेड्यूल है वो इन अटैक्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। एक स्ट्रैटेजिक चेंज हमें देखने मिल रहा है जब हम स्वेज कैनाल ऑपरेशन डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, डिजिबूती की बात कर रहे हैं, गल्फ ऑफ एडन की बात कर रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करना टू द रेड सी सिक्योरिटी क्राइसिस। ऐसे में अगर हम बात करें, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ओपीएस को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे ऑन December 18। ओपीएस की बात करें तो यही समझ लीजिए ये एक मल्टी नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जिसको लगभग यहाँ पर 153 टास्क फोर्स के लोग मिलकर यहाँ पर चलाएंगे। और मेजर फोकस इसका है रेड सी को सुरक्षा पहुँचाना। ये जो इनिशिएटिव है ये एक सेफ गार्ड यहाँ पर क्रिएट करना है कमर्शियल वेसल्स को लेकर, ताकि ग्लोबल शिपिंग के ऊपर जितना भी डिस्टरबेंस है इसको दूर किया जा सके। इंडियन नेवल की अगर हम बात करें तो इंडिया ने देखिए अपनी नेवल और कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस को इन रीजन्स में यहाँ पर बढ़ा दिया है, ताकि अगर ऐसी कोई भी घटना घट जाती है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से सॉल्व किया जा सके। चलिए थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से बात करते हैं। सो सपोज दिस इज़ द इजिप्ट, आई एम राइटिंग ई हेयर, दिस इज़ द सूडान। आपको लोकेशन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका बना हुआ है सुएज कैनाल, आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा सुएज कैनाल। आई एम राइटिंग दी SUEZ। ओके, सुएज कैनाल आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। हियर यू विल फाइंड दी सऊदी। ओके, यहाँ आपको देखने मिल जाएगा यनम। इम्पॉर्टेंट क्यों है देखिए, समझाती हूँ अभी आपको सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इज़राइल, ठीक है, इज़राइल एंड जॉर्डन, और ये कंडीशन है रेड सी की। सो लोकेशन आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही अगर हम यनम के पास बात करें तो यहाँ आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब पोर्ट ऑफ डिजिबूती, और सोमालिया का लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो एक इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया आपको देखने मिल जाता है। बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें, रेड सी जो कि एग्जाम में पूछता है, सो आप याद रखेंगे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जैसा मैंने आपको बताया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, एरिट्रिया और डिजिबूटी आपको इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं से अगर हम बात करें तो जहाँ ये सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल के बाद रेड सी आती है। रेड सी से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, रेड सी के बाद यहाँ पर आ जाता है बल्ब ए मनसिब। बल्ब ए मनसिब के बाद आप पहुँच जाते हैं गल्फ ऑफ एडन में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आप याद रखेंगे कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को इन दी साउथ थ्रू द बल्ब ए मनसिब स्ट्रेट। मैं आपको बोल रही हूँ कि रेड सी के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा बल्ब ए मनसिब स्ट्रेट। अगर आप कंट्रीज देखना चाहें तो एक तरफ आपको यमन मिलेगा, दूसरी तरफ डिजिबूटी देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दी गल्फ ऑफ एडन। नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में सिनाइन पेनिनसुला आपको देखने मिल जाता है, गल्फ ऑफ अकाबा देखने के लिए मिल जाता है, गल्फ ऑफ सुएज आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि रिसेंट कौन से ऐसे इवेंट है जिसमें यहाँ पर इशू है, तो एक सबसे बड़ा इशू आपको यमन के साथ देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरा इशू आपको इज़राइल और जो हमस की इशू है उसके कारण देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है अपने आप में सफ़र कर रही है।
सो समटाइम्स द क्वेश्चंस कम कि आखिर रेड सी हमें रेड क्यों दिखाई देती है. सो रेड सी डज नॉट अपीयर रेड एट ऑल, लेट मी बी वेरी क्लियर. सो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, देन मैम हाउ डिड इट गेट द नेम एंड डज इट एवर अपीयर्ड रेड इन द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस इसके साथ जुड़ा हुआ है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रेड सीज नेम, दैट इट कंटेन्स अ साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है, मैं लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आपके लिए, ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम, जो कि एक रेड कलर का एल्गे होता है, विच टर्न्स द नॉर्मली ब्लू ग्रीन वाटर अ रेडिश ब्राउन. So some other scholars believe that it is linked to some way to Asiatic language, जिसमें usually they use colors to reference some sort of cardinal direction, like red का मतलब होता है south, just black sea may be referring to the north. So अगर हम इस तरीके से समझें तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बिकॉज ऑफ दैट ओनली. चलिए, वहीं अगर हम इसकी सैलिनिटी की बात करें तो देखिए हाई इवेपोरेशन रेट है, लो प्रेसिपिटेशन है. ऐसे में जो सैलिनिटी है वो इसकी 36 पीपीटी से आपको 41 पीपीटी तक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 35 के अगर ऊपर जाता है तो हमें पता है ऐसी वाटर बॉडीज़ यूजुअली सलाइन वाटर बॉडी की कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाती हैं. यूजुअली डुगोंग, डॉल्फिन, सी टर्टल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं. कोरल रीफ्स यूजुअली हमें नॉर्थ और सेंट्रल कोस्ट में इसके देखने के लिए मिल जाती हैं. वहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ पर है, विच इज़ द रास मोहम्मद नेशनल पार्क, जिसको 1983 में यहाँ पर बनाया गया था. अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर ये नेविगेशन के लिए, और साथ ही बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट, एवापोराइट डिपॉजिट्स जो कि सेडिमेंट्स होते हैं यूजुअली जो एवापोरेशन की प्रोसेस से बनते हैं, जैसे हेलाइट, सैल्वाइट, जिप्सम, डोलोमाइट, इन सब का डिपोजिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, and here we'll be talking about the women accounts for 49% of आयुष्मान कार्ड्स. इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं आखिर क्या डेटा हमारे सामने है. सो देखिए, एक डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली है आपको कि विमेंस का पार्टिसिपेशन, विमेंस का जो रजिस्ट्रेशन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ये अप्रॉक्सीमेटली 49% देखने के लिए मिलेगा. ओके, आगे अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम में अगर अभी तक आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस इनिशिएटिव है, जो कि लगभग 5 लाख रुपए प्रत्येक फैमिली प्रत्येक साल यहाँ पर एक बेनिफिट, एक हेल्थ कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है. चलिए, तो ये तो था जो हमें न्यूज़ से लेना था. अब हम बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, पीएम जन आरोग्य योजना को लेकर. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम ABPM जय के नाम से भी जानते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है. यूजुअली हम बात करें तो इसके अंदर 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव हमें देखने मिल जाते हैं, नेमली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसका मुख्य उद्देश्य है एक हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड करना, ताकि जितने भी लोग हैं अगर वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को कम करना. स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें, सो मेन ऑब्जेक्टिव है एक पूरा हेल्थ केयर रोबस्ट सिस्टम क्रिएट कर देना. साथ ही यहाँ पर प्रेगनेंसी केयर, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ, क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, डेंटल केयर, आई केयर, जेरियाट्रिक केयर जैसी बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है. वहीं अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, विच इज़ दी ABPMJ, ये यहाँ पर एक डिफाइंड बेनिफिट कवर देता है 5 लाख रुपए का प्रत्येक साल. ये जो कवर है ये इनकम्पास करता है ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर एंड मोस्ट टर्शरी केयर प्रोसीजर्स. ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज right now they are entitled for the benefits of this particular scheme. कोई फैमिली का साइज कैसा भी हो, एज कैसी भी हो, उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स. और सबसे अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि ये कैशलेस एक्सेस प्रोवाइड कर देता है हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विसेज, जो कि यूजुअली हमारे हॉस्पिटल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे.
बात की जा रही है FIU स्लैब्स बिनांस एंड अदर क्रिप्टो एक्सचेंज विद शो कॉज नोटिसेस। देखिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिसका जो कि FIU का फुल फॉर्म है, अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, इन्होंने यहाँ पर एक नोटिस भेजा है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेकर, जिसमें आपको बेनेंस, क्यूसिन, ह्यूबो, कराके, गेट, बिट्रेक्स, बिटसोम, NEXC ग्लोबल एंड बिटफाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने के लिए मिलेंगी। इस नोटिस में यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि ये जो जितने भी एक्सचेंज हैं, दे आर ऑपरेटिंग इलीगली इन इंडिया थ्रू द ऑफशोर एंटिटीज जो कि बेसिकली सेचल्स, केमन आइलैंड्स और स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। चलिए बात कर लेते हैं FIU के बारे में। सो FIU विच स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी है जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होती है एनालाइज करना, डिसएमिनेट करना, कलेक्शन करना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंस एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर इसको संचालित किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य काम है, ये FIUINT काम करता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ताकि जितनी भी इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस पर लगाम लगाई जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए, चूंकि हम प्लेसेस इन न्यूज़ को कभी नहीं यहाँ पर भूलते, हम बात करने वाले हैं केमैन आइलैंड्स को लेकर। केमैन आइलैंड्स की बात करें तो एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो कि आपको वेस्टर्न कैरिबियन सी में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर यूजुअली 3 आइलैंड्स आते हैं ऑफ ग्रैंड कैनियन, जिसके अंदर केमैन ब्रैक, लिटिल केमन एंड दी साथ ही आप बात करेंगे तो जमाइका आपको इसका पार्ट देखने के लिए सॉरी ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड केमन, केमन ब्रैक और लिटिल केमन आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो दे वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन द अर्ली 18th एंड 19th सेंचुरी एंड वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जमाइका आफ्टर 1863। 1959 की अगर हम बात करें तो इन आइलैंड्स को यहाँ पर टेरिटरी बना दिया गया था विद इन द फेडरेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज़, और जब यहाँ पर ये फेडरेशन डिसॉल्व हुआ तो 1962 में केमन आइलैंड्स को यहाँ पर एक ब्रिटिश डिपेंडेंस टेरिटरी के रूप में फ्री कर दिया गया। जोग्राफिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लो लाइंग कोरल रीफ आइलैंड्स आपको देखने मिल जाएंगे। इंग्लिश यहाँ प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन अगर हम लोकल भाषा की बात करें तो इट इज़ दी सिरोल यहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है जो कि ग्रैंड केमन आइलैंड्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर आपको मैप पे से लोकेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इमेजिन दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये इस तरीके से एक कर्व आ रहा है, ये मैक्सिको का कर्व आपको देखने मिल जाएगा। मैं यहाँ मैक्सिको लिख देती हूँ, यहाँ USA लिख देती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बाहामास दिख रहा होगा। बाहामास के पास आप यहाँ पर आ जाएंगे, एक छोटी सी चेन इस तरीके से कनेक्ट हो रही है, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर क्यूबा का क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सो ये बने हुए हैं आपके केमन आइलैंड। ओके, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोकेशन हर चीज़ की याद रखेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है कोविड-19 हिट MSMEs कैन टैप न्यू रिलीफ विंडो फ्रॉम जनवरी 1। देखिए, कोविड-19 की वजह से जितना भी हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया था। ऐसे में गवर्नमेंट ने रीइंस्टेट कर दिया है विवाद से विश्वास स्कीम को, ताकि MSME सेक्टर को यहाँ पर एक रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, जो कि यूजुअली अगर हम देखेंगे तो डिस्प्यूट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक दे वर फेसिंग। ओरिजिनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो दे हैव एक्सेप्टेड द क्लेम फ्रॉम मिड अप्रैल टू द एंड ऑफ जुलाई। द स्कीम सक्सेसफुली सेटल्ड ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपीज़ इन नियरली 44,000 केसेस बाय दिसंबर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमें देखने के लिए मिल जाता है।
विवाद से विश्वास अगर हम स्कीम फर्स्ट स्कीम की यहाँ पर बात करें तो इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था हमारी बजट स्पीच 2023-24 में बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड सब्सिक्वेंटली इसे लॉन्च किया गया था थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच इज़ दी जेम ऑन अप्रैल 17 2023। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था एक रिलीफ प्रोवाइड करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और एक डेडलाइन यहाँ पर क्रिएट करना फॉर द क्लेम सबमिशन बाय देम विच इज़ दी 30 ऑन जुलाई 31st 2023। जैम पोर्टल यहाँ पर क्रिएट किया गया था एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इस पर्टिकुलर स्कीम को हैंडल करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे इशू करता है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम और यहाँ पर क्लेम करने की सबमिशन की प्रोसेस क्या होगी वो सारी बातें बताई जाएंगी। ओरिजिनली अगर हम बात करें इसके दूसरे उद्देश्यों की तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो डिस्प्यूट हैं रिलेटेड विद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इम्यूनिटी इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समय रहते सुलझाना सो दैट जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। ओके किया क्या जा रहा है अंडर द स्कीम मिनिस्ट्रीज हैव बीन आस्क्ड टू रिफंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज़ bid security, liquidated damage, fortified deduction during the COVID-19 पैंडमिक और कुछ रिलीफ भी यहाँ पर देने की बात की जा रही थी। बात करें अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की तो इन्होंने यहाँ इस स्कीम के तहत डिसाइड किया हुआ था कि ये एडिशनल बेनिफिट देंगे एमएसएमई सेक्टर्स को जो कि यूजुअली कोविड-19 के पीरियड में यहाँ पर सफ़र कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम में 95% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिसको फोर्टिफाइड किया था उसको यहाँ पर रिफंड कर दिया गया। 95% बिड सिक्योरिटी को यहाँ पर रिफंड करने की बात की गई। 95% लिक्विडेटेड डैमेज डिडक्टेड जो डिडक्टेड थे उनको भी यहाँ पर वापस करने की बात की गई। इनफैक्ट इन सम ऑफ द केसेस firm has been debarred only due to default in execution of such contracts otherwise यहाँ पर डिबारमेंट भी नहीं किया गया था। no interest shall be paid on such refunded amount और इस तरीके से विवाद से विश्वास स्कीम को यहाँ पर फिर से रीइनिशिएट किया गया है ताकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था जो इनका कंपनीज के ऊपर आपको देखने मिल रहा था उससे यहाँ पर इनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके और जितनी भी पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट है लिटिगेशंस हैं इनको यहाँ पर कम से कम किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है डिसेबल्ड स्टाफ टू गेट कोटा इन प्रमोशन विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। देखिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। एक सिग्निफिकेंट स्टेप है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एक मजबूती प्रोवाइड करने के लिए और बात की जा रही है इनको कंसीडर किया जाएगा रिजर्वेशन के लिए इन प्रमोशन अप टू द लोएस्ट ग्रुप ए पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी शुरुआत विच इफेक्टिव इसको स्टार्ट किया जाएगा 2016 की पोस्टिंग के साथ। ये डिसीजन यहाँ पर आया है बहुत सारी लीगल डिबेट्स के बाद एक क्रूशियल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद जिसके अंदर राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात की गई थी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है देखिए जब भी हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो ये बहुत सारी देखिए इश्यूज को ऑलरेडी फेस करके फाइनली यहाँ पर नौकरी लेते हैं। ऐसे में बाकी लोगों के मुकाबले अगर हम बात करें तो एक राइट टू रिजर्वेशन के थ्रू इनको प्रमोशन गवर्नमेंट में यहाँ पर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बात बोली गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2021 रूलिंग। सो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो पूरा का पूरा इशू हुआ ये जो पूरा का पूरा केस हुआ इसके पीछे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल प्रोटेक्शन एक्ट 1995 की बात यहाँ पर की जा रही थी। ये जो एक्ट है इसको दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दी प्ली of the applicant stating that the rule of recruitment in the state of Kerala, general rules and the other order issued by their government under the section 32 of the 1995 Act did not provide for any reservation in provision. So Kerala High Court का decision यहाँ पर साइट किया गया और इसी के बाद हमें कुछ important judgments देखने के लिए मिले। ठीक है
चूँकि जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की 2021, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि येस इट शुड बी गिवन एंड इट इज़ अ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पर, क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है, उसी के साथ इसका फुलफिलमेंट और ऑब्लिगेशन हमें देखने के लिए मिलता है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट में आपको याद होगा डिसेबिलिटी 7 से 21 आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके अंदर mental illness, autism, spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, multiple disabilities including the deaf, blind, acid attacks victim, Parkinson's disease were accepted, जिनको पहले यहाँ पर largely ignore कर दिया गया था. In addition, the government has been authorized to notify any other category if they want to add in this particular among these particular 21 डिसीजेज. और यहीं पर जो रिजर्वेशन था, ऐसे व्यक्ति जो सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटी से, ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 3% टू 4% इन दी गवर्नमेंट जॉब्स और 3% से 5% इन दी हायर एजुकेशन. प्रत्येक बच्चा जो कि यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है, अगर वो 6 से 18 के बीच में आपको देखने मिलता है, तो उसे राइट टू फ्री एजुकेशन भी यहाँ पर दी गई थी. गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज दी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, इन सारी चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही थी. और इसी के साथ आप देखेंगे फाइनली आपके पास एक यहाँ पर बहुत अच्छा डिसीजन आया है, जहाँ पर जितने भी PWDs हैं इनको यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनली मिल गया है, विच इज़ वेरी गुड टू टू इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन फॉर द इंक्लूसिविटी. सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में. सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. वन इज रिलेटेड विद द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज रिलेटेड विद द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. साथ ही आप में से अगर किसी को भी न्यूज़ से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है, आपकी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे 1 to 1 यहाँ पर समझना चाहते हैं, सो दिस इज़ द लिंक जहाँ पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं. व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आप मुझे यहाँ पर ईमेल करेंगे और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी, सो दैट एक 1 to 1 कम्युनिकेशन के थ्रू आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे. साथ ही सारे बच्चों के लिए जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अंडर ग्रेड हैं, अभी आप इस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, राउज एकेडमी लेकर आया है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट. 7 जनवरी को ये टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से. सुबह 11 बजे से आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री आपको देखने के लिए मिलेगा. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर आप यहाँ पर इसको ऑप्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. और ऐसे सारे बच्चे जो ऑनलाइन मोड पर रजिस्टर करना चाहते हैं, वो भी हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू एंड सी यू सून.